A very good evening, everyone. How are you all? Are you all good? Yeah. लास्ट क्लास किसने लगाई है? इसकी मिस हो रखी है. लगाई नहीं. आपने तो लगाई ही नहीं. शुरू लगा ली थी. You were not there in the last class, right? बाकी सब थे. Okay. पुनीत नहीं आया आज और कौन नहीं आया? Forgot the name. Anyway, आप प्लीज लगाना आज. ठीक है. ठीक है. प्रीति, राइट? हाँ. ओके. मैम मतलब वो तो मैंने नोट्स वगैरह बना लिए बट ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया. थोड़ा कंट्रोल सेल और कंसल्टेंसी क्लास में समझाया गया. रिकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी. रिवाइज करा देती हूँ 2 मिनट में. रिवाइज तो कराऊंगी, लेकिन क्लास में तो ऑब्वियसली इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल. आई विल गिव यू एन ओवरव्यू राइट नाउ. ठीक है. ओके. सो इन द लास्ट क्लास हमने डेफिनेशन क्लॉज लास्ट क्लास में खत्म करा गया. लास्ट में खत्म करा था. ठीक है. ओके. 2-1 क्या था? 2-2 1 के साथ बायर के साथ सेलर का है. 2-3 2-4 डॉक्यूमेंट टू टाइटल. ठीक है. डॉक्यूमेंट टू टाइटल में क्या नहीं आता था? क्यूब का रिसीट वाला. ठीक है. बाकी सब आता था. ठीक है. इसके बाद आप मुझे बता दो 2-5 क्या था? छोड़ सकते हैं. 2-6 किसके साथ रीड करते थे? 6 क्लॉज 3 के साथ. ठीक है. 2-7 किसके साथ रीड करते थे? 326-36 जीसी एक्ट एंड सेक्शन 3 टीपीए. ठीक है. ओके. सेक्शन. अच्छा, इस बताओ गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूसिव था, क्या क्या एक्सक्लूसिव था? मैंने आपको बताया मेंस में आता है. ये क्या इंक्लूसिव क्या है? मूवेबल. एक्सक्लूडिंग क्या है? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. इंक्लूडिंग मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या और क्या क्या इंक्लूडेड है? मैंने बोला सारी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दिस एंड दिस. ठीक है. एक्सक्लूडिंग दिस एंड दिस. व्हाट ऑल वाज इंक्लूडेड राजविंदर? ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर. ठीक है. ये सब था. ठीक है. एक्शनेबल क्लेम के लिए हमने देखा था बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं कि कब क्वेश्चन आता है कि इज दिस एन एक्शनेबल क्लेम और गुड, राइट? इसका क्लेश था क्यों, वो भी हमने देख लिया था. ठीक है. इसमें हमने देख लिया था एक्शनेबल क्लेम 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से थे? देखो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा अनसिक्योर्ड डेट प्रोवाइडेड सर्टेन हो. ये था. ठीक है. इसके बाद हम आ गए थे. आपको मैंने लॉटरी टिकट वाला जो एग्जांपल केस लॉ दिए थे 2, वो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आता है. कौन कौन से केस लॉज थे? एच एन राज वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ऐसे था ना? वो इंपॉर्टेंट था. वो पहला केस था. ठीक है. उसमें जो बोला गया था उससे उल्टी बात आ गई हमारे को. उसमें बाइफर्केशन करी गई थी और हमारे लिए मेन कौन सा केस था? सनराइज एसोसिएट्स, जिसमें बोला गया था नहीं नहीं क्या है गुड्स है कि एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी. एक्शनेबल क्लेम बिकॉज वी परचेज नॉट द चांस टू पार्टिसिपेट बट द चांस टू विन, राइट? ठीक है. कॉपीराइट क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है कि एक्शनेबल क्लेम है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है? कॉपीराइट क्या था? मूवेबल ही था. मैंने बताया था प्रॉपर्टी हम 2 ही तरह की रेकग्नाइज मेनली रेकग्नाइज करते हैं. जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, ऐसा बोल देते थे. जो इमूवेबल नहीं है तो मतलब हम देख रहे हैं यार इमूवेबल तो नहीं हो सकती है, तो हमने उसको मूवेबल कैटेगरी में फेंक दिया था. और हमने देखा था कि यार इट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम. व्हाई? बिकॉज इट वेस्ट्स इन अ पर्सन इटसेल्फ. हमेशा के लिए वो पर्सन के अंदर ही वेस्ट करता है, वो इधर उधर जाता ही नहीं है कहीं. यार व्हाट आर यू गोइंग टू डिमांड बैक? ठीक है. इट इज गोइंग टू वेस्ट इन यू. ठीक है. ये देखा था हमने. उसके बाद हमने एफडी का देखा था. एफडी रिसीट्स केस कौन सा था? सीता नायक वाला, राइट? ठीक है. ओके. इसके बाद हमने और क्या देखा था? बाकी तो आप मीन प्रॉफिट्स, अर्नेस्ट मनी, अरेयर्स ऑफ सैलरी, अरेयर्स ऑफ रेंट एक्सेट्रा, डिक्री में दिए गए पैसे, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं.
इलेक्ट्रिसिटी ये सब देख चुके हैं, सर्विसेज वगैरह वाला, ठीक है। केबल नेटवर्क भी देख चुके हैं, हाँ कराया, इलेक्ट्रिसिटी से अगला केस कराया था नेटवर्क वाला, ठीक है ओके। इसके बाद हम आ गए थे 2 क्लास 7 हो गया, 2 क्लास 8 क्या था? इंसॉल्वेंट में एक चीज मैंने आपको हाईलाइट कराई थी कि एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ 2 क्लास 8 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 2.9 क्या था? मर्केंटाइल एजेंट। 2.10 प्राइस में क्या आता था? मनी कंसिडरेशन, ठीक है। 11 प्रॉपर्टी कैसी होती है? जनरल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इट कैन नॉट बी स्पेशल प्रॉपर्टी, परफेक्ट। नेक्स्ट 12 में क्वालिटी थी और 13 में हमने पढ़ लिया सेलर था। 14 में क्या था? स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? 2 टर्म्स थी, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। पैरा के अकॉर्डिंग आना ना पेपर में, तो पेपर में तो ये पूछा जाएगा ना स्पेसिफिक गुड्स आर 1 2 3 4, आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, नन, कुछ ऐसे करके। तो यू मस्ट नो कि बेरा क्या कहता है हमें, तो वो गुड्स जो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं और हमें भी भर दिए उनपे, ठीक है। इसमें हमने देखा था गुड्स का जब चार्ट बनाया था, तो गुड्स फ्यूचर हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर को एग्जिस्टेंस में लाते हैं हम, एग्जिस्टेंस में लाने के बाद अगर वो अनसर्टेन है तो उनको सर्टेन करते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक बन जाते हैं, स्पेसिफिक बनने के बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, यही देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने और कोई पोपटलाल शाह वाला केस देखा था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल को लेके देखा था ना, बता दो, ठीक है ओके। और ओके, देन वी मूव्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। क्या डिफरेंसेस से देख लिए थे, 4 या 5 पॉइंट्स का हमने प्रॉपर फ्रेम करा था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा था? कंट्रोल एंड कंपल्सरी सेल। कंट्रोल या कंपल्सरी सेल चीज क्या है? बेसिकली बहुत बार मिडिल मैन बन जाती है सरकार, ठीक है। हमने देखा था कि गवर्नमेंट इंटरवीन्स फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल इन द मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चक्की को लेके, आटे को लेके, सॉरी आटे बोल रहे, गेहूं को लेके, शुगर को लेके, हर एक एक्ट के पास हर कमोडिटी का अपना, हर स्टेट के पास हर कमोडिटी का अपना एक्ट है, ठीक है। मैंने आपको आंध्र प्रदेश के कुछ एक्ट का नाम भी लिखवाया था, एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि हम चाहते हैं कि यार ओके, देयर शुड नॉट बी होर्डिंग, देयर शुड नॉट बी ब्लैक मार्केटिंग। In that case, what happens is the government intervenes and government acts as a middleman. Yeah, government acts as a middleman. Why? Because government wants कि यार ये जो हाँ जी, बिकॉज क्यों करती है इंटरवीन? बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि यार देखो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हम चाहते नहीं हो, तो गवर्नमेंट बन गई मिडिल मैन। अब प्रॉब्लम क्या आ गई यार, क्या इसको सेल बोला जा सकता है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है? सवाल उठा पहले न्यू इंडिया शुगर मिल्स में, ठीक है। तो बोला यार देखो अगर हम इसे ऐसे कर रहे हैं, सेल में ना एक इंसान के पास एसेंशियल्स क्या होते हैं? सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है? सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री विल, है ना, कोई प्रेशर ना हो, कोई कर्जन ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। हम फ्री विल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं बट यहाँ पे कर नहीं पा रहे, यही देखा था, ठीक है। उसको कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है, चाहे कंट्रोलर बीच में आ रहा है, चाहे सरकार का कोई और बंदा मिडिल मैन बन के आ रहा है, ये देखा था। इसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पे यह आया था कि यार चाहे देयर इज एन इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, चाहे वी आर कंट्रोलिंग द थर्ड पार्टी का डिसीजन टू सेल गुड एट अ पर्टिकुलर, हम चॉइस ही नहीं दे रहे इतने में बेचना है, हम बता रहे हैं यही प्राइस है, आप हमें बेचोगे हम आगे बेचेंगे, ठीक है। बट दिस हैज बीन डन, वी हैव केप्ट द पब्लिक का इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट को हमने ऊपर रखा है। तो दिस इज सेड कि यार आपको हमने ये कंपल्शन बनाई है कि इफ यू सेल अस, ठीक है, तो आपको इतने में बेचना है, ठीक है। वी आर नॉट बाइंडिंग अ पर्सन टू ग्रो दैट प्रोडक्ट एंड सेल इट टू अस, और वो भी इतने में, ठीक है। तो देयर इज सर्टेन लेवरेज एंड सर्टेन लिबर्टी हैज बीन गिवन, रूम हैज बीन केप्ट फॉर एक्सरसाइजिंग अ पर्सन चॉइस। थोड़ा सा रूम दे रखा है, बिल्कुल टाइटन नहीं करे गए हैं स्क्रूज की, यार तुम्हारी बिल्कुल कोई चॉइस नहीं है,
तो हमने ये फाइनलाइज कर लिया था कि यार बिकॉज दिस इज इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो हम मान कर सकते हैं यार ये कंट्रोल्ड सेल भी सेल के बराबर हो जाएगी। ये देखा था, यहां तक हो चुका है ना। इसमें हमने केस लॉज देखे थे, एक न्यू इंडिया शुगर मिल्स, एक था कॉफी बोर्ड वाला, एक देखा था गिनिंग कंपनी वाला, है ना, और तो कौन सा आंध्र शुगर लिमिटेड वाला और विष्णु एजेंसीज वाला। यही थे 5 केस, ठीक है। यही 5 केस लॉज हमने देखे रखे हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 4। डिलीवरी 2 तरह की होती है जनरली, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज रेड वेरी सिनोनिमसली टू सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। बहुत जगह कंस्ट्रक्टिव स्लैश सिंबॉलिक लिखा होता है, ठीक है। बहुत जगह कंस्ट्रक्टिव की जगह सिंबॉलिक भी लिख देते हैं अगर वो प्रॉपरली सिंबल सिंबल ही है। जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिए गुड्स का, सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स पकड़ाया, इट इज सिंबॉलिक। आई हैव गिवन यू सिंबल टेक्निकली, जिसके बेसिस पे आप पोजीशन मांगोगे अपनी। तो कैन इट बी रिगार्डेड एज सिंबॉलिक डिलीवरी? लॉ सेज यस, इट कैन बी रिगार्डेड टू बी सिंबॉलिक, ठीक है। तो इन दीज ऑल दीज केसेस व्हाट हैज बीन हेल्ड इज दैट कि यार देखो, हमने फाइनली रियलाइज कर लिया कि यार एक्चुअल इज हाथ में चीज देना, कंस्ट्रक्टिव इज इनडायरेक्टली काम करना। कंस्ट्रक्टिव में मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो होती है बाय एक्नॉलेजमेंट या अटोनमेंट भी हो सकती थी। एक तो सिंबॉलिक जो है वो तो है ही कंस्ट्रक्टिव, क्या और तरीके हैं? हाँ जी भाई, एक्नॉलेजमेंट या बाय अटोनमेंट भी हो सकती थी। इसके हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। वो 3 एग्जांपल्स क्या थे? जब मैं, आपने मुझसे कोई घड़ी खरीदी पर लेके नहीं गए, आपने बोला घर पे कलेश हो जाएंगे, अपने पास रखो मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है, बट आप मुझसे लेकर नहीं गए। उतने टाइम में मेरी छत गिर गई दुकान की, वो घड़ी टूट गई, ठीक है, बट आई वाज एक्टिंग एज अ बेली, मैंने अपना ड्यू केयर एंड कॉशन तो रखा, बट स्टिल घड़ी टूट गई, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में क्या वो डिलीवरी मानी गई थी? हाँ जी, डिलीवरी मानी गई थी। आई वॉज मियरली एक्टिंग एज अ बेली, ठीक है। दिस इज डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटोनमेंट। सेकंड तरीका क्या था? जब गुड्स पड़े हैं एजेंट के पास और एजेंट ही कहता है मैंने खरीदने हैं, एजेंट के पास ही गुड्स पड़े थे, एजेंट ही बायर बन गया, कहता मैं ही खरीदूंगा, तो चाहे देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूव नहीं हुए, मेरे पास ही पड़े हैं, मैंने ही खरीद लिए हैं, तो क्या ये डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट मानी गई थी? हाँ जी मानी गई थी। क्या ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था? वेयर द गुड्स आर एट अ वेयर हाउस, एन इंडिपेंडेंट बंदा इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके वेयर हाउस में पड़े हैं गुड्स। मैंने अनिकेत को बोला, अनिकेत वांट्स टू बाय द गुड्स, मुझे फोन करता है गुड्स बेचने के लिए, मैं बोलती हूँ गुड्स वहां पड़े हैं, ठीक है, उसके वेयर हाउस में। मैं वेयर हाउस वाले बंदे को, प्रीति को फोन करती हूँ कि प्रीति इन्फॉर्म अनिकेत दैट यू आर होल्डिंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ नाउ। प्रीति जैसे ही इंटीमेट करती है अनिकेत को दैट शी इज होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, माना जाता है डिलीवरी बाय अटोनमेंट हो गई है। यही 3 तरीके थे, और कोई कंफ्यूजन? डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हमने सेक्शन 4 देख लिया था, 5 भी देख लिया था क्या? नहीं देखा था? और बाकी सब चीजें हम देख चुके हैं, एग्जॉस्टिव है कि नहीं, फलाना फलाना, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन 5, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ मेड। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods. Please underline offer. Please underline for a price and the acceptance of such offer. हम जब पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना बता रहे हैं यार, एक ऑफर होगा, उसमें कुछ कंसिडरेशन होगी, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी, यही है ऑफर एक्सेप्टेंस, बीच में उसकी कंसिडरेशन, ठीक है। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery. Please underline. Actually ना, ये जो पूरा सेक्शन 5 है ना, ये कभी एक क्वेश्चन नहीं आता, ये बाकी क्वेश्चंस में ना छुपा बैठा होता है। हाउ क्वेश्चन में लिखा होगा यार इस बंदे ने ना इन गुड्स की डिलीवरी ना इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहीं पे, जबकि यहाँ पे लिखा रखा है, वंस यू रीड इट यू विल फाइंड कि यार ये बोल रहा है कि डिलीवरी जब मर्जी है, ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, पैसे जब मर्जी दो, ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 5 ये बातें बताता है हमें। लेट अस रीड वंस। ये क्वेश्चन आपको अलग से नहीं आता, बट ये हर क्वेश्चन का पार्ट होता है,
ठीक है, लेट अस रीड वंस. A contract of sale is by an offer, acceptance. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the goods of the price, or both, or for the delivery of payment by installments, or that the delivery of payment or both shall be postponed. तो आप देखो, आपके नाम पे ओनरशिप कब कैसे भी, ओनरशिप इज नो वे रिलेटेड टू डिलीवरी. आपको एक चीज जो घोट के पी जानी है वो ये कि चीज आपके पास पड़ी हो सकता है ओनर मैं हूं, बात खत्म. हो सकता है चीज मेरे पास पड़ी ओनर अभी आप ही हो. एनीथिंग कैन हैपन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, तो जब हम ओनरशिप को डिटैच करके पढ़ेंगे ना फ्रॉम द एंटायर डिलीवरी थिंग, तभी हमें पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ आ सकता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला यार कि हो सकता है डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होनी हो सकता है डिलीवरी इन वन गो होनी हो सकता है पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होनी हो सकता है इन वन गो होनी हो सकता है मैंने आज पैसे दिए पर आज मैंने सामान खरीदा पर उधारी पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट बेसिस पे. हो सकता है क्रेडिट की पेमेंट मैंने करनी है अगले साल. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन इन ऑल सच केसेस. सेल इज डीम्ड टू बी कंप्लीट. ठीक है, ओके एवरीवन. ठीक है, आपको एक चीज और का ध्यान क्या रखना है, कुछ रुको, आ जाएगा इन ड्यू कोर्स. ठीक है, आ जाओ एक बार बैरक पे वापस. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, हाँ ये बता रही थी मैं आपको कि यार अब सोचो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया पर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया जब पहली डिलीवरी आई ना, जब पहली इंस्टॉलमेंट मेरे तक आनी है, डिलीवरी पूरी और ओनरशिप ट्रांसफर. हो सकता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, लिखवा लिया यार जिस दिन पहली इंस्टॉलमेंट दे दे हुए ना तुम मुझे सामान की, मैं मान लूंगा सारी ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई है. हुआ क्या, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मेरा ध्रुव के साथ हुआ था कि ध्रुव 4 इंस्टॉलमेंट्स में सामान आना है, यू सेंड मी 1 इंस्टॉलमेंट, आई विल बी द ओनर ऑफ द एंटायर गुड्स. ठीक है, ध्रुव ने भेजा, बाकी हुआ क्या, अब वो गुड्स अगर इसके पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कौन लायबल है, मैं. बिकॉज हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ऐसी थी कि डिलीवरी नहीं होगी चाहे पूरे सामान की, बट फिर भी श्रद्धा ओनर बन जाएगी. ठीक है, गेट माय पॉइंट. तो किसी भी तरीके की टर्म्स हम अपने कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी भी तरह की टर्म्स ऐड करी जा सकती हैं. ठीक है, ओके. क्लॉज 2 देखो 5 का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी, प्लीज अंडरलाइन, मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, प्री का क्वेश्चन है, और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इंप्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज. पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि यार सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है. अब देखो, आप दुकान पे जाके कुछ खरीदते हो तो क्या आप लिखते हो, सिर्फ मियर हो सकता है आपके बातों में हो रही है, या आप सुपरमार्केट जाते हो आप बात भी नहीं कर रहे. ठीक है, आप सिर्फ सामान उठा के कार्ट में डाल रहे हो एंड आपके हो जाता है सामान. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे जाके, वी आर बेसिकली वर्किंग अकॉर्डिंग टू द, इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टी की यार ये शी इज इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद मी. सामान उठा के इसने कार्ट में डाला है, ठीक है, और कार्ड से पे करके निकल गई है, तो इट इज इम्प्लाइड कि शी इज इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद मी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है सेक्शन 5 कहता है कि यार ये किसी भी तरीके से हो सकता है, रिटर्न, मोरल, पार्टली रिटर्न पार्टली ओरल, एंड ऑल्सो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज. डन, ये प्री में आता है और कहीं सेक्शन 5 का क्लॉज 2 का रेफरेंस नहीं आता है. यहां तक ठीक है एवरीवन, चले आगे. प्लीज सेक्शन 5 के बारे में कुछ लिख लीजिए. For the formation of a contract, for the formation of a contract, there has to be an offer. There has to be an offer to sell or buy the goods. To sell or buy the goods, followed by the acceptance of such offer. Followed by the acceptance of such offer. Of such offer. Full stop. Price and delivery. Price and delivery can be immediate, comma, by installments, or in future.
by installments or in future. Section, next paragraph. Section 5 further lays down that in case of government and other statutory corporations, comma, law provides for formal written instruments under the seal but subject to the provisions of any such requirements or law, comma, the contract of sale may be in writing, or oral, or may partly be in writing, and partly oral. मैंने बोला देखो यार, जनरल रूल तो यही है, हो सकता है गवर्नमेंट के केस में कुछ कॉर्पोरेशन में हमारे को रिटर्न सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए, पर जनरल रूल ये है, वो उसके एक्सेप्शन की तरह काम करता है. दैट इज इट. व्हाट आई हैव डिक्टेटेड is exactly what was written in the Bear Act itself. Bear Act में लाइन क्या यूज करी गई थी? Subject to the provisions of any other law for the time being in force. मतलब हो सकता है कई जगह लिखा हो कि यार रिटर्न ही चाहिए, तो उसकी बात मानेंगे, उसको सब्जेक्ट रखना है, नॉट विद स्टैंडिंग नहीं है, सब्जेक्ट है. नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसको इग्नोर करना है हमने. ठीक है, चलें आगे. ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन 6 पे. सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मेलिटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? डन. सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? लेट अस सी. एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स हम जानते हैं. सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. लेट अस सी. The goods which form the subject of a contract of sale may be either existing goods owned or possessed by the seller. इसका मतलब क्या है यार? कोई ऐसे गुड्स जिसकी मैं ओनर नहीं हूं, बट मैं एजेंट हूं, मेरे पास पोजेशन में है, मैं सेल कर सकती हूँ ना यार. तो आई माइट बी द ओनर, आई माइट ओन द गुड्स, और आई माइट जस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. ठीक है. The goods which form the subject of a contract of sale may be either existing goods owned or possessed by the seller or future goods. चले या वो एग्जिस्टिंग हो सकते, चले ना, बहुत इजी है ना. आ जाओ सेकंड पे आ जाओ. There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. तो उन्होंने बोल दिया है कि क्या कंटिंजेंट सेल नाम की कोई चीज है? कंटिंजेंट जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं which are dependent upon the happening of a certain event or non-happening of a certain event. Similarly, we have contingent sales as well. Then I'm going to sell this article to you provided that my truck reaches safely. है ना? Provided, अब देखो ना, कंडीशन ना दो तरह की होती है. आप इस चीज को एक बार ध्यान से सुनना. पहला एग्जांपल हुआ क्या? I contracted with शुभम that शुभम जैसे ही मेरा ट्रक अगर सामान लेके टाइम से सेफली पहुंच गया, मेरा ट्रक अगर सामान लेके टाइम से सेफली यहां पे पहुंच जाता है, तो मैं तुम्हें वो सारा सामान बेच दूंगी. एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया. इस केस में एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्क बताना दोनों में. ठीक है. सेकंड एग्जांपल, शुभम अगर मेरा ट्रक या अगर ये शिप शोर पे लग जाती है या पहुंच जाती है सेफली, तो मैं तुम्हें वो सारा सामान दे दूंगी.
ठीक है, अब शिप तो आ जाती है बट शिप आती है खाली। कंडीशंस का फर्क समझो। कंडीशन जो है ना, कंडीशन दो तरह की होती है। कंडीशन एंड वारंटी वाला एक आगे टॉपिक आना है, कंडीशन एंड वारंटी वो नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है, वो थोड़ा सा, वो इससे काफी ज्यादा अलग है। बट कंटिजेंसी कैसी क्रिएट करते हैं वो बता रही हूँ। कंटिजेंसी दो तरह की क्रिएट करते हैं। एक तो ये, यार मेरा सामान आ गया तो सामान बेच दूंगी, और एक कंडीशन ये लगा दी कि यार अगर मेरी शिप पहुंच गई ना तो तुझे सामान बेच दूंगी। अब शिप तो पहुंच गई पर शिप पे खास सामान नहीं था। ऐसे केसेस में, दोनों केसेस में कौन से केस में इंसान बाउंड है टू सेल? पहले केस में अगर ट्रक आ जाता है और सामान के साथ आता है तो यू आर बाउंड टू सेल, आई एम बाउंड टू सेल दिस टू शुभम। बट इन सेकंड केस, चाहे ट्रक आता है बिना सामान के या शिप आती है बिना सामान के, तो भी आई हैव टू डील विद शुभम, आई विल हैव टू कॉम्पेंसेट हिम बिकॉज माई कंडीशन वॉज सच दैट if the ship reaches, I will sell the goods to you. Now if ship does not have the goods, this was not mentioned in the contingency, मतलब contingent contract that we were entering into। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। जब आपको पेपर में पढ़ोगे, रीड इट केयरफुली कि कैसी कंडीशन उन्होंने थोपी है। ठीक है, तो अगर पेपर में प्री में पूछ लेते हैं डाल के कि यार इज द पर्सन बाउंड टू सेल द गुड्स, ठीक है, तो इन दिस केस आई विल बी बाउंड टू सेल द गुड्स टू यू, टू हिम, even though the goods were not contained in that ship because I did not mention it in the contingency as well। Done? ओके, मुझे एक चीज बताना है। आई हैपन टू मेंशन द लास्ट क्लास और सम अदर डे आई डिड मेंशन कि यार एक ऐसा गुड जो मेरे पास है नहीं, या ऐसा टीवी जो भी बनना है, ऐसा टीवी जो आपसे मेरे पास आना है, या ऐसा टीवी जो भी बना ही नहीं है अभी अभी उसका बाद मतलब ऑर्डर प्लेस करना है, सारा सामान आएगा उसके क्या कहते हैं शाही रब्बा, जब चीजें इकट्ठी जोड़ी जाती हैं, एक अलग वर्ड एम ई से होता है असेंबल, थैंक यू। हाँ, तो उसको असेंबल करना है भी सारा कुछ, ठीक है, तो टेक्निकली जब तक वो सब कुछ असेंबल नहीं हो जाता तो हम क्या मानते हैं कि यार वो फ्यूचर है कि एग्जिस्टिंग है? फ्यूचर है। अच्छा, अगर वो किसी के पास पड़ा है बट मेरे पास नहीं आया, मैंने आपको बेच दिया, तो क्या वो फ्यूचर है कि एग्जिस्टिंग है? फ्यूचर। फ्यूचर गुड्स दो तरीके के हैं, एक ऐसा जो हमारे पास आया ही नहीं पर है, मैंने आपको बेचा पर मेरे पास नहीं है, और दूसरा ऐसा जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स दो तरीके से माने जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ एक बार देख लेते हैं फ्यूचर गुड्स के बारे में 6 क्लॉज 3 में। आ जाओ, 6 क्लॉज 2 तक हो गया क्या हमारा? हाँ जी। वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ द फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स आपको पता लगे कौन से हैं? नॉट इन एग्जिस्टेंस और नॉट इन योर पोजेशन। ठीक है, ऐसे गुड्स की अगर मैं प्रेजेंट सेल कर देती हूं, सवाल क्या आता है पेपर में, प्री में क्वेश्चन क्या आता है कि कैन सेल बी इफेक्टेड फॉर फ्यूचर गुड्स? कैन सेल बी इफेक्टेड फॉर फ्यूचर गुड्स? नो है किसी का ये ऐसे? एग्जैक्टली exactly. यार क्या हो गया, जो चीज है नहीं उसकी सेल पूरी कैसे हो सकती है? सेल इज द वर्ड, पहले अग्रीमेंट होता है स्टेज, फिर सेल होती है ना यार। तो जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर है, उसका हमेशा अग्रीमेंट होगा, सेल नहीं होगी जब तक वो चीज डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाती है। ठीक है, तो अग्रीमेंट टू सेल और सेल अग्रीमेंट टू सेल और सेल में यही कंफ्यूजन रहती है। आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, समझने वाली बात है, सीधी सी बात है, जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं उसकी सेल कैसे होगी? बात खत्म, जब एग्जिस्टेंस में आएगी तब बंदा बाउंड होगा। मैंने आपको याद दिया चेयर वाला एग्जांपल दिया, चेयर को कलर कलर करने वाला है ना, आई वांटेड अ चेयर विद ब्राउन कलर सपोजिवली, ठीक है, तब तक वो सेल नहीं पूरी हो रही थी, तब तक वो अग्रीमेंट ही था, जब तक सामने वाले को हम बांध नहीं रहे थे। बांध हम कब पा रहे थे? जब उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और नोटिस दे दिया, इंटीमेशन दे दिया, उसके बाद सामने वाला बंद गया, बोगी सेल। ये देख रहे थे हम।
चलें आगे, ठीक है, प्लीज 6 के बारे में लिखिए. Section 6 corresponds to Section 5 of Section 6 corresponds to Section 5 of English Sales of Goods Act. Section 5 of English Sales of Goods Act 1979. Six clause 1 के बारे में लिखना. The goods which form the subject matter of contract of sale may be subject matter of contract of sale may be the existing goods or it may be the future goods as defined under Section 2 Clause 6 of the Act. Clause 6 future goods. Next 6 Clause 2 के बारे में लिखिए प्लीज. हेडिंग डाल लो एक्विजिशन ऑफ गुड्स. 6 Clause 2 की हेडिंग डाल लो एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंडिंग अपॉन कंटिजेंसी. Where there is an agreement to deliver the goods, where there is an agreement to deliver the goods to the vendee, deliver the goods to the vendee, vendee के साथ ब्रैकेट में लिख लेना buyer, on a certain condition, and the condition without any fault, on the part of the seller does not get fulfilled, then the seller will not be liable for the non-delivery of goods as observed in Boyd versus Sifkin. Boyd versus Sifkin, Siffkin, 1909 England. प्लीज एक रीडिंग दो फटाफट. आगे लिखवाना है मैंने, उससे पहले आप यहां तक रीडिंग दे दें. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो. बट वेयर द अग्रीमेंट इज एब्सोल्यूट, or conditional, on an event
on an event which happens, आ गया, यहाँ शिप आ गई, ठीक है, on the event which happens, comma, the vendor, ब्रैकेट में लिखना seller, the vendor will be liable for the breach, will be liable for the breach, although he could not help the non-performance, as it was the seller's call, to run the risk of an undertaking which would be difficult for him to perform, in certain circumstances, as he might have provided against it, by his contract, as observed in Hale versus Rawson. ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको आप जो एग्जांपल दिया था मैंने ट्रक वाला या शिप वाला, उसी के साथ पढ़ोगे तो एक सेकंड में समझ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी. हेल वर्सेस रॉसन, 1858 इंग्लैंड. या 6 क्लॉज 3 के बारे में लिख लो. when by a contract of sale, comma, the seller purports, when by a contract of sale, comma, the seller purports to effect a present sale of future goods, purports to effect the present sale of future goods, comma, the contract operates as an agreement to sell. Contract operates as an agreement to sell. Stop. The reason is that a man cannot in equity, comma, any more than at law, comma, assign what has no existence, comma, such a contract at law, comma नहीं, full stop डाल दो, such a contract at law creates only a personal obligation pass the property
pass the property, full stop. In equity, comma, the buyer is in the better position, comma, the buyer is in the better position when the goods come into existence and gives him existence and gives him a good title against all persons except anyone who in the meantime may have had property transferred to him. Meantime may have had property transferred to him. Please give a reading and ask me in case any doubt persists. बाद में ऐसे प्रीति कौन सी लाइन रची? फैक्ट इज जब मैं आपको कराऊंगी सेक्शन नंबर 27 रादर, तो हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेमो डैट कॉर्ड नॉन हैबिट. मतलब नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज. एक इंसान वो नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यार एक इंसान वो नहीं दे सकता जो एग्जिस्टेंस में नहीं है. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यार सोचो जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका गुड टाइटल यू कैन नॉट ट्रांसफर. यही पढ़ रहे हैं हम. तो लास्ट लाइन को पढ़ते हैं एक बार. देखो, इन इक्विटी द बायर इज इन द बेटर पोजिशन व्हेन द गुड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. यहां तक ठीक है. एंड गिव्स हिम अ गुड टाइटल अगेंस्ट ऑल पर्संस. तो बायर को गुड टाइटल मिल जाता है उन सब लोगों के अगेंस्ट, एक्सेप्ट सब लोगों के अगेंस्ट गुड टाइटल मिल गया. क्योंकि जैसी चीज एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बोला कि जैसे ही चेयर को पेंट कर दिया था मैंने, यू वर द ओनर नाउ, यू हैव द बेटर टाइटल अगेंस्ट एवरीवन एल्स. यही था. एक्सेप्ट एनीवन who is in the meantime who in the meantime may have had property transferred to him. सिवाय एक बंदे के हो सकता है जिसने इनोसेंटली उस दौरान, अब हुआ क्या, आपने कैटलॉग में से घड़ी पसंद करी, घड़ी बन के आई, घड़ी बन के क्या आनी, घड़ी ऑर्डर पे आनी थी. ठीक है, जब तक घड़ी मेरे पास आई सेल पूरी हो जानी थी यार, है ना. यू मस्ट हैव हैड द बेटर गुड टाइटल अगेंस्ट एवरीवन. बट उस दौरान कैटलॉग में घड़ी आई, सॉरी दुकान पे घड़ी आई और उस दिन किसी ने पसंद कर ली, खरीद के ले गया. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट थोड़ी आपके पास बेटर टाइटल. ट्रू ओनर तो वो बन गया. अब अगर वो पिक्चर में ना आता तो आपके पास गुड टाइटल रहता. ये मतलब है लास्ट लाइन का. अग्रीमेंट में ऐसे ना क्वेश्चन, अब यही तो बात है ना. अग्रीमेंट के केस में सिर्फ कॉम्पेंसेशन मिलती है ना. आप किसी और चीज के लिए जा सकते हो. आप कहोगे यार मेरा अग्रीमेंट था, मैं तो वेट करी थी, ओके कॉम्पेंसेशन ले लो. ऐसा नहीं, ब्रीच तो हो ही सकता है ना. हो गया ब्रीच, मैं किसी और को भेज दिया महंगी में. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पिक्चर में तभी आएगा जब सेल अग्रीमेंट नहीं था वो. ठीक है, उसकी सेल हुई थी. आप कोर्ट में सिर्फ तब जाते हो निकेत जब एक्चुअली सेल कंप्लीटेड थी. और अब बेच नहीं रहा यार. जब आपको सेल ऑफ गुड्स, जब आपको एसआरए पढ़ाऊंगी तो यूल फाइंड आउट कि यार कहीं पे वर्ड अग्रीमेंट यूज है ही नहीं. अग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली इन्फोर्स हम करा ही नहीं सकते. व्हेन अग्रीमेंट टर्न्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
विच इज सेल, तब हम उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। बाय दैट टाइम, उससे पहले अगर ब्रीच हो जाता है तो यू कैन ओनली क्लेम कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इन दिस केस अ पर्सन, एक महंगी खरीदने वाला मिल गया मुझे, यार मैं तुम्हारी वेट क्या करूं, मैंने उसे महंगा बेच दिया, यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू कॉम्पेंसेशन। ठीक है, मैंने स्टूल आपके लिए पेंट कराया था, चेयर आपके लिए पेंट कराई थी, अब आपके लिए टेबल पेंट कराया, चेयर पेंट कराई, आप दूसरे लेने नहीं आए, पेंटेड किसी को पसंद आ गया, था वो अग्रीमेंट। आई डिड नॉट इंटीमेट कि आपकी घड़ी आ चुकी है, अगर आपको इंटीमेट कर देती वो सेल बन जाती। ये बताया था मैंने आपको, अग्रीमेंट टू सेल कन्वर्शन टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल कन्वर्शन टू सेल। ठीक है, आपको अभी तक इंटीमेशन नहीं गई है, जैसे ही मेरे पास पहुंचा somebody chose it एंड ले गया, मुझे लगा महंगा में बिक रहा है, ले जाते हैं, वो ले गया। ठीक है, तो इन केस यू कैन ओनली क्लेम कॉम्पेंसेशन, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मोर ओवर व्हेन यू विल रीड section 12, section 13 of SRA, you will find out कि जब थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना यार, ठीक है, देन obviously we give decision in favor of that third person who is an innocent buyer। इसमें भी आपको देखेंगे हम सेक्शन नंबर 28 ऑनवर्ड्स, ठीक है, कि इनोसेंट बायर को ही हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलें आगे, चल सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 7 पे आ जाइए। सेक्शन 7 और 8 जो है, 8 का एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, आना ही आना है, वो क्वेश्चन आना है हॉर्स वाला। क्वेश्चन सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। हुआ क्या, मैंने आपको ना एक अपना हॉर्स, यू वांट टू परचेज माय हॉर्स, बट आपने बोला आई वांट टू टेस्ट दिस हॉर्स फॉर 8 डेज, 8 दिन के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि यार ये दौड़ता दूरता है कि नहीं। ठीक है, और उन 8 दिनों में द हॉर्स डाइज। मैंने क्या करा, मैंने बोला 8 दिन के लिए आई वांट टू टेस्ट इफ द हॉर्स इज एक्चुअली फिट फॉर रेसिंग। ठीक है, लेकिन उन 8 दिन में हॉर्स डाइज विदाउट योर नेग्लिजेंस, यू वर नॉट नेग्लिजेंट, यू वर टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन। यहां से पॉजिटिवली उसके पास ही था, आपने अग्रीमेंट कर रखा है कि इसको 8 दिन के लिए मैं रोज हॉर्स रेस के लिए आऊंगी। ठीक है, या आई विल टेक हिम फॉर 1 आवर या एनीथिंग लाइक दैट, और उन 8 दिन में हॉर्स मर गया है, यार किसकी गलती, कौन भरेगा, ये सब बातें बताई गई सेक्शन 7 और 8 में। अब वो चीज जब डिस्ट्रॉय हो गई है या उसकी नेचर वैसी नहीं रही जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो तब क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, ये बातें 7 और 8 में बताई गई हैं। और 8 का जो मैं आपको हॉर्स वाला केस बता रही हूँ, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आता है, एक आपको फ्लावर मिल वाला दूंगी क्वेश्चन, वो होमवर्क दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है, मैं लेकर आऊंगी कल, फ्लावर मिल वाला एक क्वेश्चन दूंगी, वो होमवर्क है। और एक जो क्वेश्चन मैं आज आपको क्लास में बताऊंगी वो है एल्फिक वर्सेस बार्न्स का एक केस कराऊंगी, आई एम गोइंग टू गिव द डिक्टेशन एज वेल, जिसमें हम देखेंगे कि यार क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्या, कौन पार्टी जिम्मेदार है, कौन सी पार्टी पैसे भरेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सेक्शन 7 और 8 एक सेट की तरह पढ़े जाते हैं। क्यों पढ़े जाते हैं एक सेट की तरह, सेक्शन 7 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वर्ड यूज करता है 7, और 8 बात करता है टर्म आपके अग्रीमेंट और सेल के दौरान। 7 क्या बात करता है, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल आपने बात करी बेचने की, आपको पता नहीं वो चीज खत्म है, पॉइंट। 7 में हम तब जा रहे हैं जब हमें पता ही नहीं वो चीज खत्म है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 8 में हम कब जा रहे हैं, जब अग्रीमेंट तो करा, तब तक ठीक थी चीज यार, उसके बाद खत्म हुई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 एंड 8। डन एवरीवन, डन शुभम। ठीक है, आ जाओ एक बार रीडिंग सेक्शन 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टर्म्स फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड्स बोथ एंड अग्रीमेंट टू सेल। याद है, we had this discussion one day कि contract term for sale of goods act includes both sale and agreement to sell, है ना। यहाँ पे वर्ड यूज है कि गुड्स पेरिश हो गए हैं बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ भी नहीं बना, किसी भी पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स पेरिश हो चुके हैं। where there is a contract for the sale of specific goods, please underline specific goods, essentials पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक है, प्री में आपको essentials मिलेंगे कि सेक्शन 7 कब एप्लीकेबल है। पहला एसेंशियल है स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए। ठीक है, when there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void, please underline void, highlight। if the goods, कब void हो जाएगा, if the goods without the knowledge of the seller, please underline without the knowledge of the seller, have at the time
time when the contract was made, please underline at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract. तो बेसिकली आपने स्पेसिफिक गुड्स जो हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स थे विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, वो खत्म हो चुके हैं या उनकी शक्ल इतनी बदल चुकी है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने करा था ना यार, हमने करा था कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ऑब्वियसली चाहे लिखा नहीं होगा पर ऑब्वियसली फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, रोटन फ्रूट्स कौन खरीदेगा, ठीक है, और वो फ्रूट्स रोट हो गए हैं, ठीक है, तो ये इंप्लाइड सी चीज नहीं होगी कि यार दिस इज नॉट द कंडीशन दैट वी वांटेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि आई एम गोइंग टू सेल यू दोस एप्पल्स, है ना, बट आपको पता नहीं लगा कि एक एप्पल ने सारे एप्पल्स खराब कर दिए, ठीक है, गुड्स डिड नॉट एग्जिस्ट, गुड्स वर स्पेसिफिक, 10 kg आपने बोला और 10 kg ही पड़े थे मेरे पास गोडाउन में सपोजिटली, ठीक है, इन सच केसेस गुड वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, कौन जिम्मेदार, वॉइड जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये मतलब है इसका, जिम्मेदारी किसकी, किसी की नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, बस ये मतलब सेक्शन 7 का बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा पढ़ने का, कि अगर ऐसा हो जाता तो भरपाई कौन करेगा, उन्होंने बोला कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड है, सिंपल, ठीक है, सेक्शन 7 के बारे में लिख लिया पहले, फॉर सेल में दोनों आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों, ऑफ सेल में दोनों आते हैं, हाँ जी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो बात करें ना, बात ही कर रहे हैं कि यार आपने कुछ भी नहीं करा, आप मेरे पास आए, यार वो बेचना मुझे, चाहे वो आपने अभी खरीद के लेके जानी थी या कल खरीदनी थी, ठीक है, इसमें ना दोनों चीजें कवर हो रही हैं संदीप, ठीक है, ओके, वेयर दे, ओके, इन अंडर सेक्शन 7, under section 7 seller is under a mistake, under section 7 seller is under a mistake that the goods regarding which he is in contract with are no more in existence, सेंस थोड़ी सी कम बन रही है, मिस्टेक, एक मिनट पूरी लाइन बोलना क्या लिख पाई है एग्जैक्टली, बन रही है सेंस ना, हाँ ठीक है, नो मोर इन एग्जिस्टेंस और आर सो डैमेज्ड as to no longer answer the description of the desired contract, Section 7 applies when goods were specific that is identified and agreed upon, कहां पे लिखेगी ये बात, 214 में, that is identified and agreed upon but have been destroyed. Such a contract will be void ab initio. Such a contract will be void ab initio. Please underline void ab initio. Void ab initio will be void ab initio. स्टार्टिंग से ही गलत, क्योंकि वो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है जिसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, will be void ab initio provided
provided the seller was under an impression, provided the seller was under an impression that his goods were intact, that his goods were intact. Intact का मतलब क्या होता है? जैसे थे वैसे ही हैं, है ना? That his goods were intact. Full stop. If the seller was aware of destruction, if the seller was aware of destruction and still entered into contract, comma, he is stopped. Stopped नहीं है, estoppel नए बच्चे जिनको भी नहीं पता उनके लिए, हाँ जी क्या पूछ रहे हो प्रीति? He and still entered into contract, comma, he is stopped. Stopped क्या होता है? Estoppel. Estoppel प्रिंसिपल सेक्शन 115 से 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में इंक्लूडेड है. स्टॉप, स्टॉप वर्ड से ही ये निकलता है. स्टॉप मतलब किसी इंसान को रोकना, मुकरने से रोकना इज स्टॉपल. ठीक है, यू कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम योर ओन स्टेटमेंट इज स्टॉपल. ठीक है, तो बेसिकली लिखो पूरी लाइन, स्टॉप्ड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेक्शन 7 का आपको बेनिफिट कब दे रहे हैं कि आपको कोई टाइम नहीं देना, कॉन्ट्रैक्टिव वॉइड एब इनिशियो है, अगर यू वर थिंकिंग कि गुड्स इंटैक्ट हैं, लेकिन इफ यू वर अवेयर कि गुड्स ठीक नहीं है, फिर भी यू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन नॉट डिस्प्यूट द वैलिडिटी, देन यू विल हैव टू पे फॉर द damages to the other person. ठीक है, ओके. तब आप पे स्टॉपल का प्रिंसिपल लग जाएगा कि मुकर के दिखाओ, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट करा है. ठीक है, फुल स्टॉप. ऑल्सो इसको ना इसको प्री के लिए मार्क कर लेना जो हम लाइन लिख रहे हैं. Also the perishing also the perishing of goods not only includes, also the perishing of goods not only includes loss by theft or any other destruction or any other destruction, but also where the goods have lost, also where the goods have lost their commercial value, also where the goods have lost their commercial value. इन्होंने बोला ये जो हम डिस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं उसका मतलब डिस्ट्रक्शन तो है ही, चोरी भी है कि चोरी हो गए हैं गुड्स कैसे बेचूं, अगर उनकी कमर्शियल वैल्यू भी खत्म हो गई है. मुझे लग रहा है ठीक पड़े हैं, मुझे लगा है उनकी यार वैल्यू बढ़ी है मार्केट में, और वो इतनी वैल्यू गिर गई उतने टाइम में जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता. सपोजिबली आपको लग रहा है उनकी वैल्यू है, बट उनकी वैल्यू नहीं बची हुई है. कोई भी चीज का एग्जांपल ले लो, सपोजिबली स्टॉक्स का एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, कि यू आर थिंकिंग, लेकिन वो गुड्स में ही आ जाएंगे, स्टॉक्स एंड शेयर्स तो आ ही नहीं है ना, ले सकते हैं. हाँ ठीक है, आपको लग रहा है ये गुड मैं आपको बेचने लगी हूँ, इट हैज अ लॉट ऑफ मार्केट वैल्यू. ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है. ठीक है, इतनी ज्यादा कि अब उनको बेचने का नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग देम. ठीक है, इन सच केसेस कैन इट बी सेड कि यार ये सेक्शन 7 में फिट कर जाएगा और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस. बस आपको ये चीज याद रखनी है, चाहे वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई है बट उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, कमर्शियल वैल्यू खत्म हो गई है, तो भी सेक्शन 7 में आप उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं. डन. मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई भी पार्टी पैसे नहीं देगी. सेक्शन 8 में चले प्लीज. ठीक है, एक मिनट रुको. पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 7 अनसर्टेन गुड्स के केस में लगेगा, नहीं लगेगा, लिखा है स्पेसिफिक, तो सोचो जरा हुआ क्या, मेरा सामान बल्क में अनसर्टेन, मैंने सर्टेन नहीं कर रखा, आपका बल्क में पड़ा है, पॉजिटिवली 100 किलो चीनी पड़ी, आपने 10 किलो मांगी थी और फैक्ट्री में आग लग जाती है,
हो सकता है 100 किलो पड़ी थी, 100 किलो में आग लग गई है, आपका 10 किलो भी असर्टेन नहीं हुआ था, ठीक है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता है, ठीक है। इस केस में द पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तो पार्टी विल हैव टू पे द डैमेजेस। सपोजिटली एग्जांपल लेते हैं, हुआ क्या, आई एम एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो कि मेरा सारा सामान स्पेसिफिक नहीं है, सारे सामान को आग लगी है, मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूं, तो क्या ये डिफेंस लिया जा सकता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं क्यों पैसे भरूं? आंसर इज नो। सेक्शन 7 में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड सिर्फ तब डिक्लेयर कराओगे जब उस बंदे के स्पेसिफिक सामान को आग लगी है, ठीक है। ये लूप होल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। वाई? बिकॉज टेक्निकली इट डजंट सूट आवर कॉन्शियंस कि यार जच नहीं रही है बात, सामान को तो आग लगी है, चाहे पूरे को लगे चाहे थोड़े को लगे, वो बंदा क्यों नहीं वॉइड डिक्लेयर करवा सकता जब सर सामान को आग लग गई है, सामान डिस्ट्रॉय ही हो गया है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफिक गुड्स एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। प्री में अनसर्टेन करके ऑप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, और एक और चीज, अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि आई एम गोइंग टू सेल यू 100 kgs ऑफ कॉटन, 100 kgs ऑफ कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया है, मुझे नहीं पता कि मेरी फैक्ट्री में 50 kgs डिस्ट्रॉयड है, मेरे को लगा मेरे पास स्पेसिफिक गुड्स 100 ही पड़ा है, मैंने आपको 100 ही बेचना है, स्पेसिफिक है 50 को आग लग चुकी है या 50 को कीड़ा लग चुका है, मुझे नहीं पता, ठीक है, पर 50 अभी भी है, समझ आई बात? तो क्या ये केस सेक्शन 7 में फिट कर पाएगा? सवाल समझ आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपका पूरा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, या पूरा सब्जेक्ट मैटर की कमर्शियल वैल्यू खत्म हो गई, या पूरा सब्जेक्ट मैटर ही वैसा नहीं रहा जैसे डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए वैसा नहीं रहा, ठीक है। इस केस में अगर पार्ट सपोजिबली 20% of the entire contract of the entire cotton gets destroyed, can the party seek कि यार सर इसको वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाए? राजविंदर, हाँ जी, वो तो साथ में भी नहीं पता था, मतलब साथ यही तो कह रहा है पता नहीं था, तो क्या ये इस केस साथ में बिल्कुल फिट करेगा सटीक, ये बात है, ये सवाल है। यस, बाय बलकरण। तुसी ये देखो, अच्छा ओके, विल सी वन थिंग, शुभम कहां से हैं? अच्छा, आपको पंजाबी नहीं समझ आती होगी ना? आ जाती है, अच्छा, बाकी सबको पंजाबी समझ आती है जनरली? इन केस आई यूज सम वर्ड्स तो प्लीज मेरे को बता देना जहां पे नहीं समझ आएंगे, तो वैसे तो आई विल ट्राई टू स्टिक टू हिंदी ओनली। हुआ क्या, हम इस केस में ना हमने सोचा यार अगर सपोजिबली कॉन्ट्रैक्ट था मेरा और बलकरण का, बलकरण हैड टू सेल मी 100 kgs ऑफ कॉटन एंड 50% of cotton has been destroyed. Can Balkaran go to the court and compel me to purchase that 50% of cotton? No. Balkaran cannot do that, right? But can he go to the court and get it declared as void? Can I go to the court and get it declared void? Either of us can go to the court and can get it declared as void. Why? सेक्शन 7 को कैसे लगा रहे हैं हम सेक्शन 7 को पिक्चर में लाए क्यों थे कि यार हम ना परफॉर्मेंस वैसी नहीं कर पा रहे हैं जैसी एंटिसिपेटेड थी, जैसी एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। तो अगर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो स्पेसिफिक गुड्स थे, स्पेसिफिक का पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो सेक्शन 7 की एज सच एप्लीकेबिलिटी वहां पे भी लग जाएगी, ठीक है। सेक्शन 7 as such apply हो जाएगा in cases where part of the specific goods, only part of the specific goods has been destroyed, ठीक है everyone, ठीक है। you have to memorize this one for your preliminary exam, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो आप सुन रहे हो सभी आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है।
आप प्लीज नोट डाउन कर लिया करो, साथ साथ पॉइंट बना लिया करो। प्रिलिमिनरी जब बोलती हूं तो कौन बनाएगा यार? समझ आ गया इसका लॉजिक कि यार जिस पढ़ा है, मेरे को लगा 100 पढ़ा है, बट पढ़ा तो 50 है, तो वॉइड अब इनिशियो ही हो गया यार। मैं कॉन्ट्रैक्ट इस चीज के लिए कर रही हूँ जो 50 पढ़ा है, क्योंकि 50 तो खराब है। वॉइड अब इनिशियो सेक्शन 7 में फिट। डन। संदीप जस्ट हर मैं बोलूंगी, अभी मैंने बोला था आपका नाम, मैं दोबारा बोलूंगी, ठीक है? मैं याद करके बोलूंगी। राजविंदर बलकरन, हो गया समझ? आपको आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया, आपको आपको चले, ठीक है। सेक्शन 8 पे आ जाइए प्लीज। 8 का है, ठीक है? सेक्शन 7 का ना क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के साथ अगर मुझे कोई केस लॉ मिला तो आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, लेकिन आई सी कि अगर वो क्वेश्चन के साथ कोई केस बैठता हुआ 7 और 8 में से। एनीवे, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सुनो मेरी बात। यहां पे मैंने क्या बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉयड है यार। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। चलें आगे। 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। होगा ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है बोरिंग है। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आती है, सच में इरिटेटिंग सब्जेक्ट। इरिटेटिंग तो नहीं, आई से यार इतना बॉर्डम क्रीप्स इन एवरी टाइम आई टीच ऑल्सो कि पढ़ाते पढ़ाते भी सो सकती हूँ, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा अभी 11-12 में जाके, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा निकल जाएगा टाइम, है ना? फिर उसके बाद थोड़ा सा जाके 18 में भी आ जाएगा, फिर तभी थोड़ा टाइम निकल जाएगा, फिर 26-27 में भी थोड़ा टाइम निकल जाएगा, बस बाकी सब में थोड़ा सा बोर होना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इतना एडजस्ट कर रहे हैं, और या जितने क्वेश्चन इसमें से आने हैं उस हिसाब से आपको करा दूंगी, मोर देन इनफ है, ठीक है? ओके। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, आपको तो ये तो चीज समझ आ गई होगी हॉर्स वाले एग्जांपल से कि यहाँ पे फिट कर रहा है एग्जैक्टली, करके देखो, है ना? बिल्कुल जो मैंने आपको बात बताई में फिट कर रही है। आ जाओ रीड करते हैं। वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, प्लीज अंडरलाइन स्पेसिफिक गुड्स अगेन, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स, प्लीज अंडरलाइन विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर और सेलर। अब सोचो अगर हॉर्स इसलिए मरा होता उसे खाना ना मिला होता 8 दिन, 8 दिन उसे खाना नहीं मिला इसलिए वो मर गया, तो क्या वो सेक्शन 8 में फिट करता? चाहे वो सेलर की गलती होती चाहे बायर की, 8 में फिट ना करता वो केस, ठीक है? ओके। On the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk pass, please underline before the risk passes to the buyer. आपको ना एक टर्म सुनो, एक टर्म है रेस पेरिट डोमिनो, रेस पेरिट डोमिनो, रिस्क पासिस विद ओनरशिप, ये मतलब है इसका, है ना? रिस्क पासिस विद ओनरशिप, टेक्निकली जब तक ओनरशिप पास नहीं होती रिस्क पास नहीं होता, ठीक है? इसका हम सेक्शन 26 में जाके डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या टर्म यूज करी है, यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल हुआ, बट अभी सेल पूरी नहीं हुई है, आप ओनर नहीं बने हो, ओनर नहीं बने हो तो रिस्क पास नहीं हुआ है, अगर चीज खराब हो जाती है तो रिस्क को पास ही नहीं हुआ क्योंकि आप तो ओनर ही नहीं बने हो। यू गेट माई पॉइंट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सॉरी, ओनर बनते सिरदर्दी होती, सिरदर्दी होती, गुड्स का नुकसान होता, आप भरते। ओनर कब बनते? जब सेल कंप्लीट होती, हम तो उसके बीच में अड़े रह गए, ओनर अग्रीमेंट टू सेल और सेल यहाँ पे थी, हम अभी यहाँ पे हैं, यहाँ तक ठीक है ना? सेक्शन 8 के लिए हम अभी बीच में खड़े हैं कहीं। लेट अस रीड वंस अगेन फटाफट। वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, एंड स्पेसिफिक गुड्स यहाँ पे हॉर्स का एग्जांपल ले लो ना भाई, ठीक है? एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स
without any fault on the part of the seller or buyer, perish or become so damaged as to no longer answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer. मतलब ownership has not transferred to the buyer, उससे पहले हो रहा है सब कुछ. The agreement is thereby avoided. ठीक है, तो टेक्निकली वो वाला कॉन्ट्रैक्ट को भी हम कोर्ट में जाके void डिक्लेयर करवा लेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें ड्यूरिंग द कोर्स हमारी वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर वो मैच नहीं करती जो चीज हम एक्जैक्टली करना चाह रहे थे उससे. ठीक है, प्लीज राइट डाउन. रेस पेरिट PERIT RIT स्पेस डोमिनो RES स्पेस पेरिट स्पेस डोमिनो. डोबिडोज वाला डोबिडो DOMINO. चलें आगे. ठीक है, इसका मतलब लिख लो रिस्क पासेस विद ओनरशिप. ओके, प्लीज राइट डाउन द पैराग्राफ नाउ. In section 8, owner of goods. In section 8, owner of goods is the seller only. Is the seller only. And the goods are damaged or destroyed before the ownership passes to the buyer. Before the ownership passes to the buyer. Stop. In such cases, if buyer had paid the price, comma, restoration of price is to be done. Restoration of price is to be done by the seller. अगर हॉर्स के पैसे मैंने पहले दे दी होती अग्रीमेंट से पहले तो मुझे रेस्टोर हो जाते. ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ द प्राइस इज टू बी डन बाय द सेलर. यहां तक ठीक है? यहां तक बताओ यार एवरीवन. ठीक है, ओके. This rule is based upon the rule of impossibility of performance. Is based upon the rule of impossibility of performance laid down under section 56 Indian Contract Act. Of performance laid down under section 56 Indian Contract Act. Stop. Under section 8, the goods are perished after agreement to sell, but before sale. Hence, transaction is considered as valid. Hence, transaction is considered as valid when entered into but becomes void after the goods are perished. Becomes void after the goods are perished. और सेक्शन 7 की ना यार एक पैराग्राफ
में एक दो लाइन है जिससे आपका कल को अंडरस्टैंडिंग आसान रहेगा, वो प्लीज ऐड कर लोगे सेक्शन 7 में प्लीज। 3-4 लाइनें हैं तो आप देख लो, अलग पैराग्राफ बनाना है उसी के साथ ऐड करना है, एरो बनानी लो, मर्जी करके कर लो, बस सेक्शन 7 ही हेडिंग डालो चाहे फिर से, और ये फिर से एक पैराग्राफ लिख लो ताकि आप कॉन्फिडेंस में पढ़ पाओ। ठीक है, आपको मैंने थोड़ा सा इसका दे दिया, आपको जो बताई नहीं थी मैंने बात अभी कि बल्क में गुड्स पड़े हैं, बल्क कोई आग लग गई है, वो सारा उसकी डिक्टेशन दे रही। लिखी तो नहीं ना उसकी डिक्टेशन, पहले हमने लिख ले, ठीक है, प्लीज राइट आउट। सेक्शन 7 डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 7 डज नॉट अप्लाई in case of uncertain goods, in case of uncertain goods, full stop, if such goods perish, if such goods perish or at the time of making of contract, or at the time of making of contract, goods are damaged or destroyed, goods are damaged or destroyed, comma, the contract will still be valid, the contract will still be valid, and the seller will be liable, and the seller will be liable to arrange for the goods lost, to arrange for the goods lost or pay damages, or pay damages. Next line. Section 7 applies. Section 7 applies where the contract is one and indivisible. One and indivisible. Full stop. In case part of the goods are perished, in case part of the goods are perished, comma, the contract is void. Contract is void as the buyer cannot be compelled to accept what was left with the seller. तो मैंने आपको समझाया था वो लिखवाया, और कुछ नहीं, अलग से नहीं है कुछ। ठीक है, एल्फिक वर्सेस बार्न्स लिखी लें, चाहे 2-4 मिनट और लगा लें प्लीज। 8 में 7 हो गया खत्म। 8 में जो हमने एल्फिक वर्सेस बार्न्स, जो हॉर्स वाला केस का नाम लिखना था वो नाम लिखिए। आई वांट टू स्पेल इट आउट फॉर यू। इट इज ELPHICK। एल्फिक वर्सेस बार्न्स, BARNES, 1880 इंग्लैंड। ठीक है, in this case the horse that was handed to the buyer for 8 days on the condition that it be sold or returned, was the subject of the sale agreement, or returned was the subject of the sale agreement. Stop.
without any fault on the part of the buyer, without any fault on the part of the buyer, the horse passed away before the end of specified 8-day term. Specified 8-day term. Stop. Because the agreement to sell because the agreement to sell had not matured into a sale, agreement to sell had not matured into a sale, and the risk had not matured into a sale, and the risk had not passed to the buyer. Risk had not passed to the buyer, comma, the buyer was declared to be not liable for the loss. The buyer was declared to be not liable for the loss. That's it. I am going to give you 2 मेंस के क्वेश्चंस tomorrow. एक हॉर्स वाला क्वेश्चन जो हर बार आता है, और दूसरा एक और फ्लावर मिल वाला क्वेश्चन. I'll find that question if I'm able to find. Otherwise मैं अच्छा सा क्वेश्चन लाऊंगी कल. 2 क्वेश्चन मैं आपको मेंस के दूंगी सेक्शन 7 और 8 में से ही, क्योंकि आना है. ठीक है? That is all for today. यहां से we'll continue tomorrow. And I hope आज वाले लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. क्लियर है? यस ਉਹ void ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. void ab initio. void ਨੂੰ void declare ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ